हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कारगिल जैसा युद्ध शुरू कर सकता है पाकिस्तान, भारत को रहना होगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर मुक्तदर खान ने भारत को चेताया है ये कहकर। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान में हो रही आगजनी तो तिलमिला उठा पाकिस्तान, फैलाने लगा भारत के खिलाफ ही झूठ और कहने लगा कि इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, वो भारत में जश्न मना रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया है दोस्तों, और क्या क्या कहा सबसे बड़ी जानकारी आपको भी बताने वाले हैं। और साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव को लेकर सबसे बड़ा एग्जिट पोल आपको बताएंगे, जिसके बाद सीएम बॉम्बे का बड़ा बयान, और दोस्तों पेंशन से जुड़ी खबरें, और बिहार को मिल सकती है वंदे भारत की सौगात। तो सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं इसी बड़ी खबर में, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना है, और भारत के खिलाफ जो दुष्प्रचार करेगा वो मुंह की खा करके उल्टा अपने घर को लौटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलेगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आखिर मुक्तदर खान ने ऐसा क्यों कहा कि करगिल जैसा युद्ध शुरू कर सकता है पाकिस्तान, अलर्ट रहना होगा भारत को। बता दें पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के आरोप में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पीटीआई समर्थक देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हुई हिंसा में कई लोगों की मौत भी हुई है। पाकिस्तान की स्थिति पर भारतीय सेना की भी पैनी नजर है और सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। ताजा हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि भारतीय सेना को पाकिस्तान की स्थिति को लेकर अधिक अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी सेना देश की अराजक स्थिति से ध्यान भटकाने और अपनी गिरती साख को बचाने के लिए भारत के साथ कारगिल जैसा युद्ध शुरू कर सकती है। अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत की आर्मी को चाहिए कि वो हाई अलर्ट पर रहे। पाकिस्तान की सेना के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो सख्ती से प्रदर्शनों को दबाए और सत्ता अपने हाथ में ले लें। दूसरा विकल्प ये है कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो भारत के साथ छोटा मोटा युद्ध शुरू कर दें, जैसा कि करगिल हुआ था, तो सारे पाकिस्तानी सेना के साथ हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर भारत की सेना को अधिक अलर्ट होना जाना चाहिए, ऐसा मुक्तदर खान का खुद कहना है। दोस्तों समाचार एजेंसी एएनआई ने भारत के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा भी है कि भारत की सेना पाकिस्तान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सूत्रों ने बताया कि हमारी सेना पाकिस्तान के हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। एलओसी पर और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों वहीं प्रोफेसर खान का यह भी कहना है कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान को एक बड़ा और कड़ा संदेश दे दे कि अगर पाकिस्तान युद्ध शुरू करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि भारत की सरकार या उसकी सेना पाकिस्तान को एक संदेश भेजे कि अगर उन्होंने घरेलू मामलों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर कोई सैन्य अभियान शुरू किया तो ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी और भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर चढ़ाई कर सकता है अपना भारत। तो आपको बता दें पाकिस्तान की घरेलू स्थिति को लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बिल्कुल सही मौका है कि वो पाकिस्तान पर चढ़ाई करके पीओके को भारत में मिला ले। इस बात को लेकर प्रोफेसर खान ने कहा कि भारत ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ये बिल्कुल भी भारत की संस्कृति नहीं है। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे, लेकिन भारत के संजीदा लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर हम पीओके पर कब्जा भी कर लेते हैं तो क्या वहां के लोगों को भगाकर खाली जमीन लेंगे? जिन पाकिस्तानियों का इतना बुरा हाल हो रखा है उन्हें हम अपने बॉर्डर के अंदर क्यों लेकर आए? बहरहाल दोस्तों मुक्तदर खान ने जो भारत को चेताया है कि कभी भी पाकिस्तान कारगिल जैसा युद्ध कर सकता है। अब ऐसे में आप क्या जवाब देंगे, आपकी क्या राय होगी इस पर दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन भारत को वाकई में पाकिस्तान के इस गृह युद्ध जैसी स्थिति पर पैनी नजर जरूर रखनी पड़ेगी, ये बात तो सच है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी निजी राय हो, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों आज जितना ज्यादा उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, ताकि हर कोई इस खबर से अवगत हो सके और पाकिस्तान की चाल पता चल सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें इतना ही नहीं, हिंसा आगजनी के पीछे आरएसएस और बीजेपी के लोग, भारत में मन रहा है जश्न। जी हाँ, तिलमिला उठे पाकिस्तान, अब भारत के खिलाफ ही फैलाने लगा झूठा प्रचार। जी हाँ, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट अत्ता तरार ने दावा किया है कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा भारत से लोग भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही बयान दिया गया है कि भारत से लोग भेजे गए हैं जो पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। तरार ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जो लोग तोड़ फोड़ और आगजनी कर रहे हैं वे भारत से आरएसएस और भाजपा की ओर से भेजे गए लोग हैं। तरार का दोस्तों ये बयान उस घटना के बाद आया जब इमरान के समर्थक द्वारा सड़कों पर आगजनी की गई। गुस्साए लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ सेना
के सीनियर अधिकारी के आवास पर धावा भी बोल दिया था। शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट ने दावा किया है कि ये मुट्ठी भर लोग भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि परसों की घटना के बाद भारत में जश्न मनाया गया। भाजपा और आरएसएस के लोग इस जश्न में शामिल थे। भारत में मिठाइयां बांटी गई। कल जो भी कुछ हुआ आरएसएस के कहने पर हुआ। मालूम हो कि इमरान खान को मंगलवार को देश के अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वो भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। पूर्व क्रिकेटर इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के समर्थक पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपने सुना इस प्रकार के बेबाक और बेबुनियाद और बेसलेस और झूठा प्रचार भारत के खिलाफ ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। अब ऐसे में हर एक भारतीय का इस पर क्या जवाब होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो कि इतना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा भारत से लोग गए हैं उस आगजनी में हिस्सा लेने के लिए। वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आग लगाए गए हैं, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसको भारत के लोग बताए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपका जवाब तो बनता ही है, लेकिन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां इमरान खान को 8 दिन की रिमांड पर भेजा गया। अल कादी ट्रस्ट मामले में कोर्ट ने सुनाया यह फैसला। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत ने 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले इमरान खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा अल कादी ट्रस्ट मामले में बुधवार को एक स्पेशल अदालत में पेश किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका। स्वागत के लिए जो बाइडेन ने की ये खास तैयारी। बता दें, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खासा तैयारी भी की है। इसकी जानकारी व्हाइट हाउस ने दी और बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून में होने वाली अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान उनकी मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में 22 जून को राजकीय रात्रि भोज भी आयोजित किया जाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नवंबर 2009 में आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के जिन पियर ने एक बयान जारी करके यात्रा की घोषणा की। बयान में यह भी कहा गया है कि आगामी यात्रा अमेरिका और भारत के बीच गहरी एवं नजदीकी साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाएगी। साथ ही अमेरिकी और भारतीयों को जोड़ने वाले गर्मजोशी भरे संबंधों को भी मजबूत करेगी। प्रेस सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के स्वतंत्र, मुक्त, समृद्ध और तथा सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता तथा रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष आदि में सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के संकल्प को और प्रगाढ़ करेगी, प्रोफाउंड करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऐसे में एडवांस में ही आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एटीएस का सबसे बड़ा दावा। कहा डीआरडीओ के वैज्ञानिक कुरुलकर ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की अहम जानकारी मुहैया करवाई है। जी हां दोस्तों, बड़ा ही शर्मनाक खबर है। बता दें, एटीएस की जांच में इस बात का पता चला है कि डीआरडीओ के निर्देशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने पाकिस्तान के हनी ट्रैप में फंसने के बाद भारत के ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की अहम जानकारी उनको दे दी है। फिलहाल गिरफ्तार कुरुलकर से अन्य जानकारियां भी हासिल की जा रही हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ पुणे के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ईमेल के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे। इसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। बताया जाता है कि कुरुलकर पाकिस्तानी हनी ट्रैप में फंसने के बाद महिलाओं की अश्लील फोटो के बदले में अहम जानकारी मुहैया कराते थे। इतना ही नहीं, कुरुलकर ने ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल के बेहद अहम जानकारी उन्होंने पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई। जांच में ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ने साल भर में कई देशों का भी दौरा किया। आशंका ये जताई जा रही है कि उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। कुरुलकर के बारे में खुफिया तंत्र के पास जनवरी महीने के शुरू में शिकायत की गई थी। इस दौरान कुरुलकर की संदिग्ध स्थितियों को देखते हुए उनके लैपटॉप और मोबाइल को सीज कर दिया गया है। क्या दोस्तों आप लोग नहीं मानते कि ये बिल्कुल ही शर्मनाक है? भारत के ब्रह्मोस मिसाइल या यूं कह ले कि हथियार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम का कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने का मतलब होता है आपने देश के साथ द्रोह किया है, आपने गद्दारी की है। ऐसे में दोस्तों, प्रदीप कुरुलकर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है? जिस प्रकार से एटीएस ने यह दावा किया है, अगर वाकई ऐसा है तो दोस्तों भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है दोस्तों, और इस वैज्ञानिक के लिए बड़े ही शर्मनाक बात है जो भारत में रहकर ही इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। चलते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय जापान दौरे पर हुई रवाना। G7 की मीटिंग
मीटिंग में लेंगी हिस्सा। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की जापान यात्रा पर बुधवार को रवाना हो चुकी। जापान के निगाता में होने वाली G7 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की इस बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि अपनी जापान यात्रा के दौरान वित्त मंत्री अन्य देशों के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में भाग लेंगी। इसके अलावा वो कारोबारी और निवेशकों की गोल मेज बैठक में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के दौरान सीतारमण जी टोक्यो में निवेशकों और उद्योग जगत के लोगों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा वो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में कल्याण के लिए वो आर्थिक नीति पर एक संगोष्ठी को भी संबोधित करेंगी। G7 दुनिया के 7 औद्योगिक देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का मंच है। जी हाँ, ऐसे में निर्मला सीतारमण जी को इसके लिए ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जहां पाकिस्तान में नहीं थम रहा बवाल। इमरान के बाद अब शाह महमूद कुरैशी को भी किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, इमरान खान के बाद बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इमरान खान की पार्टी के दूसरे बड़े नेता शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर लगातार इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के महासचिव असद उमर को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पार्टी महासचिव उमर पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अरेस्ट कर लिया। बात करते हैं अगली खबर की, इसी से जुड़ी, जहां पूर्व पीएम इमरान खान को सरेआम करवाया गिरफ्तार, लेकिन खुद यानी मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ को एनएबी ने भ्रष्टाचार मामले में निर्दोष बता दिया। जी हां, मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा एक मामले में निर्दोष करार दिए गए हैं। पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी ने पिता पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट पेश किया, जिसमें दोनों को इनोसेंट निर्दोष बताया गया है। अगर आप भी मानते हैं ये पावर का खेल है, एक तरफ इमरान को दिया गया फंसा तो दूसरी तरफ खुद साबित हो गए निर्दोष, तो ऐसे में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ड्रैगन की धमकी पर पीएम जस्टिन ट्रूडो का जवाब, कहा चीन से मैं डरने वाला नहीं। जी हां, कनाडा की ट्रूडो सरकार की ओर से चीन के राजनयिक को निकाले जाने के बाद ड्रैगन आग बबूला है। ड्रैगन ने भी मंगलवार को बदले की कार्रवाई करते हुए चीन ने शंघाई स्थित वाणिज्य दूतावास में तैनात कंसुल जनरल को 13 मई तक देश छोड़ने का निर्देश दे दिया। नाराज चीनी दूतावास ने कनाडाई पक्ष से गलत कार्यों को रोकने और गलत रास्ते पर आगे न जाने का भी आग्रह किया था। अब इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन को जवाब दिया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा चीन से डरने वाला नहीं है। ट्रूडो का यह बयान चीनी सरकार द्वारा कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का निर्देश देने के बाद आया है। चीनी सरकार ने कहा था कि वो एक कनाडाई राजनयिक को जैसे को तैसा कदम के तहत निष्कासित कर रही है। मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार ने टोरंटो स्थित चीनी राजनयिक झाओ वेई को इस सप्ताह देश के सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निष्कासित करने का निर्णय लिया। ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार को पता था कि बीजिंग जवाबी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम भयभीत नहीं होंगे। हम कनाडाई लोगों को विदेशी हस्तक्षेप से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां पोप फ्रांसिस का सबसे बड़ा आरोप, कहा मेरा सिर काटना चाहती है अर्जेंटीना की सरकार। बता दें पोप फ्रांसिस ने कहा कि 1970 के दशक की सैन्य तानाशाही के सहयोग करने के झूठे आरोप में अर्जेंटीना सरकार उनका सिर काटना चाहती है। वो उस समय ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप थे। फ्रांसिस ने 29 अप्रैल को जेसुइट्स के साथ एक निजी बातचीत में यह टिप्पणी की। उनकी टिप्पणियां मंगलवार को इटालियन जेसुलेट जनरल सिविल्टा कैथोलिका में प्रकाशित हुई। गौरतलब है कि फ्रांसिस खुद भी एक जेसुइट हैं। गौरतलब है कि उनका यह बयान उस समय आया था जब वो हंगरी के यात्रा पर थे। जी हां, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां चीन की सबसे बड़ी और खतरनाक चाल, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान को भी BRI से जोड़ा भारत का विरोध। बता दें चीन ने एक बार फिर से खतरनाक चाल चलते हुए पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान को भी अपने जाल में फंसा लिया है। दरअसल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान बीजिंग समर्थित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोले तो CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार कर करीबी आर्थिक संबंध बनाने पर सहमत हुए हैं। ये वो योजना है जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है। इस्लामाबाद में 6 मई को हुई बैठक के 2 दिन बाद सोमवार को जारी संयुक्त बयान के अनुसार तीनों देशों ने क्षेत्रीय संपर्क बोले तो कनेक्टिविटी के केंद्र के रूप में अफगानिस्तान की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के अपने संकल्प को दोहराया। इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे
हमले को संयुक्त रूप से अफगानिस्तान तक विस्तारित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आपको बता दें, गौरतलब है कि CPEC $60 अरब की परियोजना है, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ना है। भारत इस परियोजना पर आपत्ति जताता रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरती है। दोस्तों, इस खबर से आप एक चीज तो समझ पा रहे होंगे कि चाइना दिमाग बहुत ज्यादा लगाता है। उसको पता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान के ठीक ठाक संबंध है और उनको कैसे बिगाड़ा जाए, उनको कैसे बर्बाद किया जाए। क्यों ना BRI प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, जिससे भारत इसका विरोध करेगा तो अफगानिस्तान को भी चीन और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा और भारत पर कमेंट करना पड़ेगा। ऐसे में चाइना के इस दिमाग को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है और भारत ऐसे में कैसे करारा जवाब चीन को दे सकता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत में पहली बार ड्रोन से हुआ ब्लड पैकेट की डिलीवरी का सफल ट्रायल अब कम समय में जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। ये बता दें, परिवहन के पारंपरिक तरीकों को दरकिनार कर ड्रोन के जरिए अब ब्लड की डिलीवरी संभव हो सकेगी। जी हां, भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए ब्लड की डिलीवरी करने का सफल ट्रायल किया गया है। ड्रोन की मदद से भारत में अब ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकेगा। स्वास्थ्य सेवा में आपातकालीन समय के दौरान ड्रोन की मदद से न केवल टीके और दवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जा सकेंगी, बल्कि कम समय में जरूरतमंदों तक दवाइयां और ब्लड पहुंचाया जा सकेगा। तो वहीं इस सुविधा के बाद भीषण जाम और ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी। बता दें कि एक्सीडेंट समेत दूसरे अन्य हादसों में मरीजों के इलाज के लिए ब्लड की इमरजेंसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर कई बार सही समय पर ब्लड नहीं मिल पाता, जिससे मरीज की जान चली जाती है। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं होगा। इससे काफी ज्यादा बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप भी इस टेक्निक को वास्तव में इफेक्टिव मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कर्नाटक एग्जिट पोल को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां क्या कर्नाटक हारी तो अटक जाएगा बीजेपी का मिशन 2024 साउथ में 0 पर सिमटने का खतरा। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 13 मई को होने वाला है। बुधवार को हुए मतदान के बाद शाम को तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए हैं। ज्यादातर में कांग्रेस बहुमत के करीब या फिर उसको पार करती दिखाई दे रही है, तो उधर बीजेपी 2 ही एग्जिट पोल में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। यदि एग्जिट पोल 3 दिनों के बाद चुनावी नतीजों में कन्वर्ट होते हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये भगवा दल के मिशन 2024 के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं होने वाला है। दक्षिण भारत में बीजेपी पहले से ही कमजोर मानी जाती रही है और अब इकलौते राज्य कर्नाटक जहां पर उसकी सरकार है, वहां से भी जाती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसे में अब उस पर साउथ में 0 पर सिमटने का खतरा बन गया है। दोस्तों, एग्जिट पोल आपको बताते हैं, जहां बुधवार शाम को सामने आए तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी को दूसरे नंबर की पार्टी बताया गया है। आज तक एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के साथ 122 से 140 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी को 62 से 80 सीटें। टुडेज चाणक्य ने कांग्रेस को 120 और बीजेपी को 92 सीट दी है। एबीपी न्यूज के हिसाब से 100-112 कांग्रेस को और बीजेपी को 83 से 95 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2 ऐसे सर्वे भी हैं जहां पर बीजेपी के बहुमत के आंकड़े के छूने की संभावना दिखाई दे रही है। एशिया नेट के अनुसार बीजेपी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस को 91 से 106 सीटें मिलने की उम्मीद है। न्यूज नेशन के अनुसार बीजेपी को 114, कांग्रेस को 86 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बहरहाल ये दोस्तों एग्जिट पोल है, इसको हम रियलिटी से यानी कि 13 तारीख को आने वाले असली रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। वो क्या होगा हमें भी नहीं पता। बहरहाल हमने आपको ये एग्जिट पोल्स बताई हैं जो अलग अलग चैनलों ने निकाला है। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन कर्नाटक में लहराएगा परचम, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला सीएम? दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। चलते हैं इसी से जुड़ी बड़ी खबर पर, जहां पर इन एग्जिट पोल्स को देखते हुए सीएम बोम्मई ने कहा मुझे नहीं है इन पर भरोसा, वेट एंड वॉच, बीजेपी की ही बनेगी सरकार, ऐसा उनका बयान। बता दें, बसवराज बोम्मई का कहना है कि अभी 13 मई का इंतजार कीजिए, हमारी पार्टी 100% बहुमत ला रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद अब सभी की नजरें 13 मई को आने वाले रिजल्ट्स पर हैं। ईवीएम में प्रत्याशी की कैद किस्मत पर है, जिसका 13 मई को पता चलेगा कि कर्नाटक का सरताज कौन होगा। उससे पहले इन एग्जिट पोल बीजेपी के लिए वाकई में टेंशन बढ़ा भी रही है दोस्तों, और टेंशन कम भी कर रही है। ऐसे में बसवराज बोम्मई का जो बयान था वो हमने आपको बता दिया है। चलता अगली खबर की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बोले फडणवीस, कहा एकनाथ शिंदे बने रहेंगे मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में ही लड़ेंगे अगला चुनाव। बता दें, महाराष्ट्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच गई हैं। फडणवीस ने दावा किया कि राज्य में अगला चुनाव बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ेगी। दरअसल कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ था उस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। विपक्षी दलों का दावा है कि फैसले के बाद शिंदे इस्तीफा दे देंगे। इसको लेकर जब मीडिया ने एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो फैसले के बाद ही कुछ कहेंगे। तो वहीं उनके साथ मौजूद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकार और पार्टी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार स्थिर है, कंट्रोल्ड है, बैलेंस्ड है। शिंदे इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी भी उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेगी। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर आपको बताते हैं, जहां अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बन रहा, ये काम भी करवा रही है योगी की सरकार। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राम जन्मभूमि अयोध्या को प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ राम मंदिर के साथ साथ कई ऐसे निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं जो अयोध्या की शान में चार चांद लगाएंगे। प्रदेश सरकार अयोध्या की पहचान आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर रही है। इसी क्रम में प्रवेश द्वारों, फ्लाईओवर और निजी तथा सरकारी इमारतों की दीवारों का आध्यात्मिक थीम वाले चित्रों से रंगा जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मंदिरों के इस शहर के प्रमुख मार्गों के डिजाइन, आर्ट वर्क और कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए छात्रों तथा आम लोगों के लिए प्रतियोगिता की घोषणा भी की। ऐसे में जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां बिहार को मिल सकती है पहली वंदे भारत की सौगात। क्या होगा इसका संभावित रूट, बता दें। भारत की सबसे तेज चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत रेल यात्रियों को खूब लुभा रही है। ये ट्रेन अभी तक देश के अलग अलग 15 रूटों पर चलाई जा रही है। अब ऐसी खबर है कि जल्द ही देश में एक और नई वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाने की योजना है। ये ट्रेन बिहार से चलाई जाएगी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में रोजाना लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। फिलहाल बिहार से कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। ये बिहार राज्य को मिलने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन होगी। कहां से कहां तक, किन किन स्टेशन के बीच ये ट्रेन बिहार से चलाई जाने वाली है। ये वंदे भारत ट्रेन राजधानी पटना से झारखंड की राजधानी रांची के बीच चलाई जाएगी। मौजूदा समय में देश भर में 15 अलग अलग रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। देश के लगभग हर एक राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। जी हाँ, ऐसे में कितने भाई बहन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आपके लिए ये खबर क्या वाकई में खुशी से कम तो नहीं है दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पेंशन पाने वालों की हुई बल्ले बल्ले। अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख को मिलेगा पैसा। बता दे, पेंशन पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप भी पेंशनर्स हैं तो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर कई नई योजनाएं लागू की जाती रही हैं जिसमें आम जनता को राहत मिल सके। अब राज्य सरकार ने पेंशन पाने वालों के लिए नया ऐलान किया है, जिसके बाद में उन लोगों को महीने की पहली तारीख को ही पैसा मिल जाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। अब राज्य के लोगों को पेंशन लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 7,62,000 लाभार्थियों को होगा इसका फायदा। राज्य सरकार ने कहा है, उत्तराखंड की सरकार ने, कि अब आपको पेंशन के लिए ना तो लंबी लाइनें में लगने की आवश्यकता है और ना ही इंतजार करने की आवश्यकता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से खास योजना शुरू की गई है। सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसका फायदा सीधे 7,62,000 लाभार्थियों को होगा। वर्तमान में ऐसे पेंशन धारकों की संख्या 7,62,000 है, जिनके बैंक खातों में प्रत्येक महीने की 1 तारीख को डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाएगी। अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि अप्रैल की पेंशन का भुगतान करने के लिए 15 मई तक की अवधि तय की गई है। बहरहाल सारी जानकारी हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।